पिछले कुछ सालों में दुनिया में एक अलग ही तरह की बात चल रही है, जिसमें कई देश इस बात के लिए आंदोलन और मांग कर रहे हैं कि जिस भी देश ने किसी दूसरे देश पर राज किया था या किसी भी देश के कारण अगर किसी दूसरे देश को कोई भी नुकसान पहुंचा हो तो उस नुकसान की भरपाई करेगा वो देश। इसे आप उदाहरण से समझो, जैसे जब जापान ने अपनी तरफ से हुए साउथ कोरिया में नुकसान की भरपाई बहुत बड़ी रकम के रूप में दी थी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जापान की नहीं है बल्कि ब्रिटेन की है। इस समय सबसे ज्यादा ब्रिटेन पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उन्होंने जिस जिस देश पर राज किया था और वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था, उसका अर्जाना ब्रिटेन को चुकाना चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये हमारे कहने से नहीं हो रहा है, बल्कि आज पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर्स इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अंग्रेजों को भारत को पैसा क्यों और कितना देना चाहिए, और देना भी चाहिए या नहीं। अंग्रेजी हुकूमत और भारत दो ऐसे नाम हैं जिन्हें एक साथ सुनाने पर पूरे भारत के लोगों में एक आक्रोश भर जाता है, क्योंकि करीब 200 साल की गुलामी में अंग्रेजों ने भारत को बिल्कुल इकोनॉमिकली ट्रेन कर दिया था। इसका खजाना आज तक भारत चुका रहा है अपने पिछड़ेपन के रूप में। ये बात हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि 18वीं सदी में भारत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में 23% की बड़ी साझेदारी रखता था। लेकिन अंग्रेजों के आने पर और उनके राज करने के कारण यही हिस्सेदारी 23 से घटकर 4% हो गई। आप महज इसे एक आंकड़े से समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे रिसोर्सेज और हमारे इकोनॉमिकल रेवेन्यू को कैसे बर्बाद कर दिया, और उस बर्बादी से सिर्फ और सिर्फ उनकी झोली भरती रही। अगर आपको अब भी थोड़ा धुंधला हो रहा हो तो हम आपको बता दें कि एक समय जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैला हुआ था, तब अंग्रेज भारत पर राज करना शुरू कर चुके थे। उस समय तक भारत में हैंडलूम का सबसे बढ़िया काम होता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस काम को बर्बाद कर दिया और सारे काम को इंडिया से इंग्लैंड ले गए, और वहां से यही काम करके उसे महंगे दामों में भारत और दूसरे देशों में बेचने लगे, जिससे जो तरक्की भारत के नाम की थी वो अंग्रेजों के नाम की हो गई। अगर सिर्फ इकोनॉमिकली लूटने की बात करें तो अंग्रेज भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि लगभग इतने 3,1,9,7,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 रुपए की संपत्ति लूट कर ले गए। ये रुपए वाला हिसाब तो ऐसा है कि ये डेटा उन्होंने 1765 से 1938 के बीच हुई घटनाओं के आधार पर लिया है। 45 ट्रिलियन डॉलर असल में इतना ज्यादा अमाउंट है कि यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से 11 गुना ज्यादा है। तो अब ऐसे में सवाल ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सारा पैसा इन अंग्रेजों ने लूटा कैसे, इसे वो बाहर कैसे ले गए। चलिए हम समझाते हैं। ये सब कुछ ट्रेड सिस्टम के जरिए हुआ। कॉलोनियल पीरियड के पहले ब्रिटेन भारत से कई तरह का सामान खरीदा करता था। इसमें कपड़े और चावल प्रमुख थे। भारतीय विक्रेताओं को अंग्रेजों की तरफ से कीमत भी उसी की तरह से मिलती थी जिस तरह से अंग्रेज बाकी देशों में व्यापार करते थे, यानी चांदी के रूप में। मगर 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास के साथ ही पूरे भारतीय व्यापार पर उनका राज हो गया। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई तरह के टैक्सेस लगाए। ये टैक्स व्यापारियों और आम आदमी दोनों के लिए थे। इन टैक्सेस से कंपनी की आमदनी बढ़ गई और इसी आमदनी का 1/3 हिस्सा वो भारतीयों से सामान खरीदने पर खर्च करते थे, यानी जो टैक्स व्यापारी देते थे उसी टैक्स का एक हिस्सा उनसे ही सामान खरीदने के लिए खर्च कर दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि भारतीय सामान को विदेशी फ्री में इस्तेमाल करते थे, उसके लिए वो अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं देते थे। ये किसी स्कैम की तरह था और भारतीय व्यापारी इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जो एजेंट उनसे टैक्स लेने आता था वो कुछ नहीं खरीदता था, और जो एजेंट सामान खरीदने आता था वो टैक्स नहीं लेता था। फिर उस सामान को ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जाता था और वहीं से बचा हुआ सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था, यानी फ्री का सामान इस्तेमाल भी किया जाता था और बेचा भी जाता था। इंपोर्ट की वजह से यूरोप के अन्य हिस्सों से ब्रिटेन में बहुत ज्यादा इनकम आने लगी थी। साथ ही ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते लोहा, टार, इमारती लकड़ी आदि का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलाइजेशन में भारत से की गई चोरी का अहम हाथ है। अगर वो नहीं होती तो ब्रिटेन की तरक्की इतनी ज्यादा नहीं हो पाती। सस्ते दामों पर खरीदे गए सामान को ज्यादा दामों में बेचकर ब्रिटेन ने न सिर्फ 100% प्रॉफिट कमाया, बल्कि उस पर और ज्यादा रेवेन्यू भी कमाया। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया था, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कम हो गया और भारतीय व्यापारी अब खुद एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस पर भी ब्रिटिश राज ने यह ध्यान रखा कि जो भी इनकम और प्रॉफिट हो वो भारतीयों की जेब में न जाकर सीधे लंदन ही जाए। ये तो हो गई पैसों से पहुंचाई गई क्षति। इसके अलावा अंग्रेजों की देन थी कि भारत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने बंगाल में अकाल को फैलने दिया, जिसके आंकड़े आप सुनकर कांप जाएंगे। उस अकाल में साल 1943 में करीब 30 लाख लोगों की जान चली गई थी।
ये भी मौत का एक औसत आंकड़ा है। अब आप पूछ सकते हैं कि अकाल तो मौसम की देन होती है, तो इसमें अंग्रेजों ने क्या किया? तो इसका जवाब है वर्ल्ड वॉर 2। जी हाँ, उस समय पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। अंग्रेजी सेना जापान से लड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल कर रही थी। उसी दौरान उस साल पैदा हुए सारे अनाज को अंग्रेजों ने बंगाल के सैनिकों के लड़ने के लिए रिजर्व कर दिया, जिस कारण आम जनता के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और वर्ल्ड वॉर के चलते जो फसलें खेतों में थी, उसमें सैनिकों के आने जाने और गोला बारूद की वजह से वो फसल भी बर्बाद हो गई थी, जिस कारण लोगों के खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और लोग मरने लगे थे। इसीलिए ब्रिटेन की जिम्मेदारी बनती है कि वो इतने बड़े लेवल पर हुए नरसंहार के लिए रिपेरेशंस अमाउंट पे करें, यानी कि अगर आम भाषा में बोलें तो हर्जाना। बंगाल अकाल के अलावा और नुकसान पर आए तो अंग्रेजों ने जिस तरह से भारतीय सिपाहियों को विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया था और उनकी मौत के बावजूद उन्हें कोई हर्जाना और उनकी कुर्बानी की कोई पहचान नहीं मिली, उसके लिए भी अंग्रेजों को रिपेरेशन चुकाना होगा। अब शहीदों की कुर्बानी की बात हो और जलियांवाला बाग याद ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? और जलियांवाला बाग की तरह ही कई ऐसी घटनाएं हैं जहां अंग्रेजों ने ह्यूमैनिटी के खिलाफ जाकर भारतीयों के साथ शोषण किया था, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मांग बिल्कुल जायज है कि अंग्रेजों ने जिस तरह भारत की आर्थिक और मानवीय संपदा को बड़ा नुकसान पहुंचाकर उसे खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, उसके लिए अब उसे हर्जाना चुकाना चाहिए। और भारत के साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी और जिन देशों के साथ ऐसा किया था, उन्हें भी अपने लिए मांग रखनी चाहिए। इसे लेकर बड़े बड़े लोग तो बहुत सी कहानियां बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है और ब्रिटेन ऐसा करता है या उसे मजबूरन करना पड़ता है, तो इससे भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा। आपकी इस मामले में क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।